व्हाट्स अप बड़ी, मैं यानी पंडित वीके मिश्रा स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में जिसका नाम है अकाउंटिंग गुरु। तो अकाउंटिंग गुरु में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्कोप ऑफ द मटेरियल कंट्रोल के बारे में। आज हम समझेंगे कि कौन कौन से वो क्षेत्र होते हैं जो आपकी सामग्री नियंत्रण में मदद करते हैं, या कौन कौन से वो एरिया हैं जहां पे हमें मटेरियल कंट्रोल का कार्य परफॉर्म करना होता है। तो हेडिंग डाल दीजिए आप लोग, स्कोप ऑफ द मटेरियल कंट्रोल। अब जब हम स्कोप ऑफ द मटेरियल कंट्रोल की बात करेंगे तो हम यहां पे आपको 4 टॉपिक डिस्कस करेंगे, मतलब 4 क्षेत्र हैं मटेरियल कंट्रोल के। पहला क्षेत्र है आपका टेक्निक ऑफ द मटेरियल कंट्रोल, मतलब कौन कौन सी तकनीक है जो आपकी सामग्री नियंत्रण में हेल्प कर सकती है। दूसरा है आपका परचेज ऑफ द मटेरियल, हम कैसे किसी भी सामग्री को परचेज करके मटेरियल को कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, भाई हमें अगर 100 यूनिट बनाने के लिए 10 किलो माल की आवश्यकता है, तो क्या हम 50 किलो का माल ले लें, क्या हम 20 किलो का माल ले लें, या फिर हम सिर्फ 10 किलो का ही माल लें। ये हम आपको समझाएंगे कि आपको एक्चुअल में कितना मटेरियल परचेज करना है जिसकी वजह से आपका वेस्टेज कम हो और आपका यूटिलाइजेशन ऑफ द मटेरियल ज्यादा हो। तीसरा है आपका स्कोप स्टोरिंग ऑफ द मटेरियल। जब आप मटेरियल को परचेज कर लेते हैं तो आपको स्टोर करने के लिए कौन सा टेक्निक इस्तेमाल करना है, या फिर हम लोग स्टोरिंग के लिए क्या क्या कार्य कर सकते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ताकि मटेरियल आपका चोरी ना हो पाए, मटेरियल आपका लॉस बाय द फायर ना हो पाए, या वेस्टेज ना हो पाए किसी भी कैजुअल रीजन की वजह से। हम इसके बारे में आपको समझाएंगे। अगला है आपका इशू ऑफ द मटेरियल। अब इशू ऑफ द मटेरियल में हम ये समझेंगे कि हम जिसको मटेरियल इशू कर रहे हैं, क्या वो राइट पर्सन है, क्या वो राइट क्वांटिटी की डिमांड कर रहा है, और साथ ही साथ हम राइट टाइम पे भी फोकस करेंगे, मतलब राइट पर्सन, राइट टाइम एंड राइट क्वांटिटी की हम यहां पे बात करेंगे, और हम आपको समझाएंगे कि ऐसा करना क्यों आवश्यक होता है। और फिर अगला है आपका, ये सारे स्कोप हैं आपके मटेरियल कंट्रोल के। चलिए पहली हेडिंग डाल दीजिए आप लोग, टेक्निक ऑफ द मटेरियल कंट्रोल। हेडिंग डाल दीजिए टेक्निक ऑफ द मटेरियल कंट्रोल। और टेक्निक ऑफ द मटेरियल कंट्रोल में देखिए आपके सामने स्क्रीन पे आ गया है, यहां पर 5 टेक्निक है आपका। पहला है आपका एबीसी एनालिसिस, जिसका फुल फॉर्म होता है ऑलवेज बेस्ट प्लान या ऑलवेज बेस्ट चॉइस, इसे हम लोग टेक्निक के नाम से जानते हैं। फिर अगला है आपका डिटर्मिनेशन ऑफ द स्टॉक लेवल। फिर अगला है आपका EOQ, जिसे हम इकोनॉमी ऑर्डर क्वांटिटी के नाम से जानते हैं। देन परपेचुअल इन्वेंट्री टेक्निक, और फिर लास्ट है आपका वेद एनालिसिस। तो ये 5 टेक्निक है जिसकी सहायता से हम लोग मटेरियल कंट्रोल कार्य परफॉर्म करते हैं। अब पहली हेडिंग दे दीजिए आप लोग, ABC एनालिसिस या ऑलवेज बेस्ट प्लान या ऑलवेज बेस्ट चॉइस। हेडिंग डाल दिया सब लोगों ने? हाँ सर, हमने हेडिंग डाल दिया। अब जब हम एबीसी एनालिसिस का इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं, या आपसे कोई पूछे कि जरा बताओ एबीसी एनालिसिस कहां इस्तेमाल होता है, किस ऑर्गेनाइजेशन में इस्तेमाल होता है, तो बेटे ध्यान से सुनो। एबीसी एनालिसिस ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में इस्तेमाल होता है जहां पर कैटेगरी ऑफ द गुड्स बहुत होते हैं, जहां पे क्या बोला मैंने, कैटेगरी ऑफ द गुड्स डिफरेंट होते हैं। मतलब जो आपके पास स्टॉक है वो उसका क्वांटिटी प्लस उसका क्वालिटी प्लस उसका प्राइस अलग अलग होता है। भाई आप एक बात बताओ, आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल समझिए। मान लीजिए कि एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसा है, हो सकता है कि नहीं, बस आप आंसर दीजिएगा। एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसा है जहां पर कुछ ऐसे स्टॉक होंगे जिसका प्राइस बहुत हाई हो और जिसका कॉस्ट बहुत कम हो सकता है कि नहीं हो सकता? हाँ सर, हो सकता है। सपोज करिए आपके पास 4 व्हीलर है,
फोर व्हीलर आपके घर में एक ही हो सकता है? हाँ सर, क्यों? क्योंकि उसका प्राइस ज्यादा है। अब अगर मैं टू व्हीलर की बात करूं तो टू व्हीलर 2 या 3 हो सकता है। हाँ सर, क्यों? क्योंकि आपका फोर व्हीलर से प्राइस टू व्हीलर की कम है, हम उसको परचेज कर सकते हैं। हाँ सर, लेकिन अगर मैं साइकिल की बात करूं, अगर मैं बाइसिकल की बात करूं, तो क्या मेरे घर में बाइसिकल ज्यादा हो सकती है कि नहीं हो सकती इन कंपैरिजन ऑफ द फोर व्हीलर एंड टू व्हीलर? हो सकता है कि नहीं हो सकता? हाँ सर, हो सकता है। तो आप देखो ना, जो आपका स्टॉक है, जो आपका गुड्स ऑफ द कैटेगरी है, उसको मैंने डिवाइड कर दिया, फोर व्हीलर, टू व्हीलर एंड बाइसिकल। क्लियर? ठीक उसी प्रकार ऑर्गेनाइजेशन भी ऐसे ही रन करता है एबीसी एनालिसिस के अकॉर्डिंग। हम लोग क्या करते हैं कि स्टॉक को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। पहला होता है आपका कैटेगरी नंबर 1, दूसरा होता है कैटेगरी 2 और तीसरा होता है आपका कैटेगरी सी। अब जब हम यहां पे कैटेगराइजेशन करेंगे, मतलब गुड्स को बांटेंगे, तो जो बेस ऑफ डिफरेंस होता है वो 2 होगा। पहला है आपका प्राइस और दूसरा है आपका क्वांटिटी, मतलब कितने का मूल कितने का है, दाम क्या है, और उसकी क्वांटिटी क्या है, नंबर ऑफ द वैल्यू कितना है या केजी कितना है। क्लियर हो गया? हाँ सर। जब हम कैटेगरी 1 की बात करेंगे तो कैटेगरी 1 मतलब हाई, कैटेगरी 1 मतलब हाई, कैटेगरी बी मतलब मीडियम और कैटेगरी सी मतलब लो। क्लियर? जब आप कैटेगरी बी, कैटेगरी ए समझो, कैटेगरी ए का जो प्राइस होगा, कैटेगरी ए का जो प्राइस होगा वो 70 to 75 होगा। देखो आपकी गाड़ी जो फोर व्हीलर है उसका प्राइस ज्यादा होगा कि नहीं ज्यादा होगा? आप अपने दिमाग में कार, बाइक और बाइसिकल लेके चलो, ऑटोमेटिक आप एबीसी एनालिसिस पूरा समझ जाओगे। तो ये आपका जो कैटेगरी ए है वो आपके लिए एक किसका एग्जांपल हो सकता है? कार का हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहां का जो प्राइस है वो देखो 70 to 75% है। अब इसके अगर मैं क्वांटिटी की बात करूंगा तो क्वांटिटी आपका 5 to क्या 10% है कि नहीं है? 5 to क्या है 10% है। आप ज्यादा से ज्यादा पैसा कैटेगरी 1 में डाल सकते हो, लेकिन उसका जो क्वांटिटी है, जो वैल्यू ऑफ क्वांटिटी है, वो हमेशा क्या होगा? डिक्रीज होगा। वो हमेशा क्या होगा? डिक्रीज होगा। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा, सर हम लोग कैटेगराइज कर क्यों रहे हैं? अभी इसका आंसर दूंगा, पहले कैटेगरी बी और कैटेगरी सी समझ लो। ए समझ में आ गया? कैटेगरी ए में हम लोग जो प्राइस होगा वो 70 to 75% और आपका क्वांटिटी 5 to 10%। अब दूसरा कैटेगरी बी, कैटेगरी बी का जो प्राइस होगा वो 15% to 20% होगा। 15% टू क्या आपका 20% होगा। तीसरा इसका क्वांटिटी की अगर हम बात करेंगे तो क्वांटिटी आपका 20 to 25% होगा, 20 to 25% होगा। क्लियर हो गया? अब आ जाइए कैटेगरी सी में। कैटेगरी सी का जो प्राइस होगा वो देखो सबसे कम है, 5 to 10% है, और इसका जो क्वांटिटी है वो देखो सबसे ज्यादा है, 70 to 75%। क्लियर हो गया? ये परसेंटेज आपको क्लियर हो गए? हाँ सर। अब सर वही सवाल कि हम लोग ये कैटेगराइज कर क्यों रहे हैं? बेटा कैटेगराइज हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब मटेरियल कंट्रोल की बात आएगी तो आपका जो ध्यान है, आपका जो इंपॉर्टेंस रहेगा वो किस कैटेगरी में रहेगा? कैटेगरी 1, कैटेगरी सी या कैटेगरी बी? आप फोकस किस पे करोगे? आप जरा सोच के बताओ। मान लीजिए तीनों कैटेगरी का सामान रखा है आपके सामने, तीनों कैटेगरी का सामान आपके सामने रखा है, अब एकाएक आग लग गई, फायर लग गई, आप बताओ मेरे को जल्दी से कौन सी कैटेगरी का सामान आप बचा के लेके जाओगे? कैटेगरी ए, कैटेगरी बी या कैटेगरी सी? जल्दी से बताओ। सर हम कैटेगरी ए का सामान उठाएंगे। क्यों उठाओगे? सर क्योंकि उसका जो प्राइस है वो 70 to 75% है। क्लियर हो गया? हाँ सर ठीक है। आपको मैं दूसरा मौका देता हूं, जरा बताओ कैटेगरी ए गया, अब कैटेगरी बी और कैटेगरी सी का स्टॉक रखा है, अब कौन सा सामान, अब कौन सा आप कैटेगरी का सामान पिक करोगे? बी का या सी का? सर हम बी का पिक करेंगे। क्यों? क्योंकि जो बी का जो प्राइस है वो सी से क्या है? बहुत ज्यादा है। और दूसरी बड़ी बात, इसकी जो क्वांटिटी है बेटे वो बहुत कम है। क्लियर हो गया? हाँ सर। तो एबीसी एनालिसिस आपको बताता है कि आपको
किस स्टॉक पे अपना फोकस ज्यादा रखना है, किस स्टॉक पे अपना फोकस ज्यादा रखना है, क्योंकि अगर आपने कैटेगरी ए या कैटेगरी बी को छोड़ दिया तो आपका जो एबनॉर्मल लॉस है वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो बेटे एबीसी एनालिसिस में इतना ही चार्ट है आपका, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। चलिए ले लिया आप लोगों ने स्क्रीनशॉट? हाँ सर। अब आपको कोई भी दिक्कत होगी एबीसी एनालिसिस में तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है आपका टेक्निक, अगली हेडिंग डाल दीजिए डिटर्मिनेशन ऑफ द स्टॉक लेवल। अगली हेडिंग डाल दीजिए आप लोग डिटर्मिनेशन ऑफ द स्टॉक लेवल। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे हर एग्जाम में, या मैं बोलूं कि जब भी आपका एग्जाम होगा इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। हेडिंग डाल दिया सबने? चलिए